डेट है आज 13 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम इसी लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। तो देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। यूएस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात हो रही है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। तो ये क्या प्रोसेस है और इंडिया का क्या प्रोसेस है ये देखेंगे हम। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये न्यूज़ में है, मैंने एक बार पहले भी इसको पढ़ाया अच्छे से, ये फिर दोबारा न्यूज़ में। तो क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़ ये देखेंगे। इंडिया एट हाई यूएन हाई टेबल, तो ये क्या न्यूज़ है, इससे इंडिया से रिलेटेड, यूएन से रिलेटेड, इसे देखेंगे। पीएम किसान स्कीम, जो योजना है किसान स्कीम, ये न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। गगनयान से रिलेटेड न्यूज़ है, इसे देखेंगे। यूएपीए, ये क्या है इसे देखेंगे। जूको वैली, ये मैंने पहले भी पढ़ा है एक बार, फिर न्यूज़ में इसे देखेंगे। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ स्कीम, ये क्या है, किसने लॉन्च की है, किस लिए है, क्या पर्पज़ है, सब इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये क्या है इसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। गुड़गांव का नाम अब चेंज हो गया गुरुग्राम, आप गुरुग्राम याद करो, अब गुरुग्राम में है ये। न्यूज़ में क्यों था ये, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, बर्ड फ्लू के केसेस कंफर्म हुए हैं अभी। तो यहाँ पे जो ये नेशनल पार्क है सुल्तानपुर, ये दिल्ली से लगभग बॉर्डर करता है, लगभग 30-40 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड जो क्या है, हर साल माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, दूसरी कंट्रीज से बर्ड आते हैं, तो इसलिए बर्ड फ्लू का खतरा है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, देखो ये लगभग दिल्ली से 50 किलोमीटर और गुड़गांव मेन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, गुरुग्राम से। अब इस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड दोनों के लिए फेमस है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, और जो पक्षी पलायन करके आते हैं, मतलब दूसरी जगह से आते हैं, वो इसलिए भी ये जाना जाता है। इस पार्क में जो बर्ड आते हैं माइग्रेटरी बर्ड, वो सितंबर महीने में आते हैं, सितंबर महीने में हर साल, और लगभग मार्च अप्रैल तक रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने प्लेस पे। मतलब ड्यूरिंग समर और मानसून मंथ में क्या होता है, पार्क बहुत सारे यहाँ पे लोकल बर्ड भी होते हैं जब गर्मी और मानसून होती है, बारिश आती है। और यहाँ पे एक झील है सुल्तानपुर झील, इसके अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो, उसी के अंदर झील है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की एग्जैक्ट मैं अगर लोकेशन बताऊँ तो आपको, आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा ना, कुतुब मीनार के पास ही है ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये 1971 में क्या था, इसमें एक झील थी सुल्तानपुर झील, और उस एरिया को लगभग 1.21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को 1971 में गवर्नमेंट ने सेंचुरी स्टेटस दे दिया था, मतलब इसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था। किस एक्ट के थ्रू, एक एक्ट था पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1959, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1959, 1959 का एक्ट था। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो जब पंजाब के नाम से ये लॉ है 1959 का, तो तब स्टेटस दिया गया था इसको, हरियाणा का पंजाब से अलग होने से पहले। अब उसके बाद एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट है, ये बहुत बार मैंने पढ़ाया आपको, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर साल न्यूज़ में रहता है। और कोई भी साल ऐसा नहीं जाता कि जब कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो आपका और यूपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन ज़रूर आता है। और पीसीएस के एग्ज़ाम में तो यही पूछ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब कौन से ईयर में पास हुआ था, याद करना है 1972 में। और इस एक्ट के थ्रू सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, पहले नेशनल पार्क नहीं था, इसे नेशनल पार्क का स्टेटस 1991 में दिया गया। इस एक्ट के थ्रू 1972 एक्ट के थ्रू दिया जाता है। किसी भी फॉरेस्ट को, जंगल को नेशनल पार्क का जब स्टेटस दिया जाता है, नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तो जब किसी को भी जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, तो इस एक्ट के थ्रू किया करती है गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसको 1991 में नेशनल पार्क बनाया गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब इसमें कौन कौन से पक्षी और बर्ड और भी मिलते हैं ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फोना का मतलब होता है एनिमल्स कौन से मिलते हैं इसमें,
एक तो आपका ब्लैक बक हो गई, नील गाय हो गई, हॉक डियर हो गया, सांबर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये बहुत सारे इसमें एनिमल्स मिलते हैं। और बर्ड्स, पक्षी कौन से मिलते हैं? बर्ड्स के लिए टर्म फ्लोरा भी यूज़ करते हैं, फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा, सॉरी, प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए फोना यूज़ करते हैं, माई मिस्टेक, सॉरी, फ्लोरा, फ्लोरा करते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए, फोना किसके लिए यूज़ करते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स दोनों के लिए फोना। तो इसमें बर्ड्स क्या पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन्स, ये माइग्रेटिव बर्ड है, आता है जो सितंबर में मार्च अप्रैल तक रहता है, चला जाता है। ग्रेटर, ये कहाँ से आता है साइबेरियन क्रेन? रसिया से आता है, रसिया से। ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। और एक दूसरा बर्ड है जी क्रेन, डिमोइसेले क्रेन। तो ये बहुत सारे वर्ड इसमें पाए जाते हैं, मेनली मेजर वर्ड। और जी एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लो, हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं, हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं। एक तो आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया गुरुग्राम में, दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना है आपको। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है जी हमारी, अभी आपको पता है यूएस, अमेरिका में क्या हुआ था कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उसके समर्थक थे, वो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है अमेरिका की, उसमें घुस आए थे और उसमें रियॉट्स हो गए थे, दंगे हो गए थे। उसकी जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट, उसको कैपिटोल बोलते हैं, कैपिटोल। और पार्लियामेंट की, वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, कांग्रेस। हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको बोलते हैं कांग्रेस। और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं इंडिया में। तो कांग्रेस में घुसाए थे पार्लियामेंट में, उसकी कैपिटल, मतलब बिल्डिंग का नाम कैपिटोल है जो बिल्डिंग है, और पार्लियामेंट का नाम है, बिल्डिंग के अंदर पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का नाम दे रखा है कैपिटोल, समझ गए? तो अभी उस वजह से यूएस प्रेसिडेंट के भाषण की वजह से स्पीच दी थी, तो उसकी वजह से क्या है, इसके समर्थक घुसाए थे। तो अब उसकी डिमांड चल रही है कि यूएस प्रेसिडेंट है जो ट्रंप साहब है, उनको इम्पीच किया जाए। इम्पीच का मतलब होता है जी रिमूव करना, हटाना। और याद रखना, इम्पीच सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होती है, इम्पीच वर्ड हटाने के लिए। तो इम्पीचमेंट की बात चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इसका प्रोसेस क्या है, क्या इम्पीचमेंट है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि यूएस जो प्रेसिडेंट है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसको हटाना, रिमूव करना, वही कहलाता है इम्पीचमेंट, रिमूवल। और हटाता कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब वहाँ की पार्लियामेंट, यूएस की पार्लियामेंट। तो इसमें होता क्या है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वहाँ की जो पार्लियामेंट है कांग्रेस, मतलब यूएस में क्या है, अमेरिका में 2 हाउस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में क्या होता है भाई, 2 हाउस है हमारे यहाँ पे भी। इसे यहाँ पे समझते हैं, ये रहा आपका इंडिया में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। ऐसे याद करो, एल से लोकसभा और एल से लोअर हाउस। लोअर हाउस निचला सदन। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। मतलब लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल इंडिया में। और यूएस में क्या बोलते हैं? इनका जो लोअर हाउस है ना, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैं इसमें दिखाऊंगा, पहले आप सुन लो। और अपर हाउस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस राज्यसभा है या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इंडिया में, यूएस में बोलते हैं अपर हाउस को सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट, SENATE। तो अब देखो यहाँ पे, ये इनकी जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या है, वो इम्पीचमेंट करती है। पहले वहाँ पे एक रिजोल्यूशन लाया जाता है इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट का, और फिर वो इम्पीच करती है, रिमूव करती है मेजोरिटी से। इसका क्या प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे हम, अभी थोड़ा मोटा मोटा सा जान लो आप। और उसके बाद सीनेट में जाता है वो रिजोल्यूशन, फिर वो इम्पीच करता है फाइनली। और जब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है ना प्रेसिडेंट का, सीनेट में, मतलब सीनेट जो वहाँ का अपर हाउस है यूएस का, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट है जो अमेरिका का, उसका चीफ जस्टिस प्रिसाइड करता है, मतलब हेड करता है उसकी मीटिंग को। सीनेट को उस टाइम पे हेड करता है चीफ जस्टिस। इसके ग्राउंड क्या है इम्पीचमेंट के, मतलब हटाने के कुछ आधार भी तो होगा, किस आधार पे हटा रहे हो भाई, किस बेस पे हटा रहे हो प्रेसिडेंट को? जी बिल्कुल आधार है।
प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है किस आधार पे, या तो ट्रीजन मतलब देशद्रोह किया हुआ कोई ट्रीजन, या ब्राइबरी रिश्वत के केस में, या फिर अदर हाई क्राइम कोई दूसरा अलग अपराध किया है, मिसडेमिनर किया है, कोई उच्च कोटि का अपराध किया है, तब हटाया जा सकता है। इंडिया में क्या ग्राउंड है, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट को हटाना तो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ग्राउंड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में केवल एक ही आधार दिया गया है जिसके बेस पे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कौन सा ग्राउंड है वो, कौन सा आधार है, एक ही है, क्या है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है, किया है किसने, प्रेसिडेंट ने, लेकिन हाँ वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में, ये डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये डिफाइन नहीं किया गया, इसकी डेफिनेशन परिभाषित नहीं किया गया, बस ग्राउंड लिखा हुआ है कि किस आधार पे प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं इंडिया में, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के उल्लंघन के आधार पे। अब यू अपनी न्यूज़ पे आते हैं। तो प्रेसिडेंट को मैंने बता दिया इन आधार पर हटाया जा सकता है। और क्या है इसमें कि अगला है जी, इसमें और कुछ नहीं है, यही करप्शन के चार्जेस पे, हाई लेवल के अपराधों अब्यूज़ पे हटाया जा सकता है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं आपके, जो हटाया जाता है। तो पहले देखो एक 6 हाउस कमेटीज़ बैठती है, वो क्या है, जो चार्ज लगे हैं प्रेसिडेंट पे उनको क्या है, उन चार्ज को इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है। अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल जाते हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से कोई एविडेंस का मतलब प्रूफ, सबूत मिल जाते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट पे जो चार्जेस लगे हैं, जो अपराध के आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो फिर क्या है, ये जाता है हाउस में, लोअर हाउस में, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना यूएस का, उसमें जाता है। वहाँ पे फिर मेजॉरिटी से अगर पास कर दे, ये हाउस में अगर लोअर हाउस में गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, अगर ये मेजॉरिटी से पास कर दे, मेजॉरिटी का मतलब है कि 50% से ज़्यादा, जितने भी मेंबर हैं, मान लो 200 मेंबर हैं, 50% से ज़्यादा, मान लो 101 मेंबर पास कर दें इसे, हाँ कर दें इस पर, तो क्या है, ये पास हो जाएगा। फिर जाएगा सीनेट में ये रिजोल्यूशन, जब सीनेट में जाएगा मतलब वहाँ के अपर हाउस में, यूएस के अपर हाउस में, तो सीनेट में जाएगा तो वहाँ पे फिर वो क्या है, अगर सीनेट में भी 2/3 मेंबर वोट कर दें, मतलब जितने मान लो 300 मेंबर हैं सीनेट में मान लो आप, और 2/3 मेंबर, 2/3 मतलब 2/3 इंटू 300, तो 300 से 100 बार कट जाएगा, और 100 दूनी 200, मतलब 200 मेंबर, 2/3 मेंबर अगर सीनेट के वोट कर दें पक्ष में कि हाँ हटाना है, तो फिर ट्रंप रिमूव हो जाएंगे जी, वहाँ का प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। समझे, ये प्रोसीजर है पूरा। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे रिमूव होता है। अब इंडियन प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होता है ये मैं बताऊंगा किसी अपने लेक्चर में, जब इंडियन प्रेसिडेंट की न्यूज़ होगी, या फिर उसके लिए स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा। जो पॉलिटी की मैंने सीरीज़ चला रखी है, पॉलिटी की सीरीज़ चला रखी है जी, मेन टॉपिक जो सिर्फ यूपीएससी या किसी पीसीएस में पूछे जाते हैं। आपको पूरी लक्ष्मीकांत रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो लेक्चर देख लेना, आपका फुल कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये मैंने एक बार पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको, और दोबारा ये न्यूज़ में, दोबारा क्यों न्यूज़ में, इसीलिए न्यूज़ में जिस तरह पहले था। पहले क्यों था, मतलब कि एक पिटीशन डाली थी, किसने, एनजीओ ने, एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने, क्या पिटीशन डाली थी कि जो एनिमल्स को, जो ये एक्ट है ना, इस एक्ट के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने 2017 में रूल्स बनाए थे। तो उस रूल्स के थ्रू क्या है, एनिमल्स को जब्त किया जा सकता था, कन्फिस्केशन या सीजर। तो इसलिए एनजीओ ने डाली थी पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि भाई ये रूल्स बेकार है, हमारी लाइवलीहुड को छीनते हैं, तो आप इन रूल को चेंज कराइए, गवर्नमेंट को कंट्रोल कीजिए। इसलिए न्यूज़ में था ये। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि हाँ इन रूल्स को हटाया जाए, डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ हैं। फिर सेंटर ने जवाब दिया है अब इसका, इसलिए न्यूज़ में है। सेंटर ने कहा है कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। देखो हिंदी में तो मतलब दोनों का एक ही है, थोड़ा थोड़ा अलग है। मतलब जब्त करना, किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, अधिकार में, अपने अधिकार में ले लेती है गवर्नमेंट, जब सीजर कर देती है तो वही। तो लेकिन गवर्नमेंट ने सीजर और कॉन्फिस्केशन में डिफरेंस बताया है, क्योंकि उसमें सीजर दिया हुआ है, किसमें, एक्ट, जो एक्ट है ये, इसमें रूल बनाए जो 2017 में, उसमें सीजर का मेंशन है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कॉन्फिस्केशन और सीजर में डिफरेंस है।
अब और क्या रिलेटेड न्यूज़ है इससे देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये लास्ट वीक जो सेंटर ने रिस्पॉन्स दिया, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये रूल्स को हटाया जाए। इशू क्या है, ये देखो बफेलो ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन, ये एक एनजीओ टाइप है जी। बफेलो ट्रेडर की मतलब जो भैंस वगैरह के व्यापारी होते हैं उनकी कल्याण के लिए एक एसोसिएशन जैसे बन जाती है ना, आपकी ट्रेड एसोसिएशन बन जाती है। जैसे आपकी फिक्की है, सीआईआई है, ये भी एसोसिएशन है ट्रेड के लिए, बिजनेस की एसोसिएशन। ऐसे ही बफेलो ट्रेडर्स की वेलफेयर एसोसिएशन, तो इसने पिटीशन डाली थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब सेंटर ने देखो क्या कहा है, उसने कहा है सीजर है, जो सीजर का मतलब है टेम्परेरी नेचर, मतलब अस्थायी रूप से क्या है जब्त करते हैं किसी की प्रॉपर्टी को, जब वो उस अपराध में पाया जाता है कि हाँ अगर वो कोई एनिमल्स को अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और क्या है कि उनको काटने के लिए भेज रहा है, पशुओं को काटा जा रहा है, तो सीजर का मतलब टेम्परेरी अस्थायी नेचर है। और जो कन्फिस्केशन है इसका मतलब है कि आप जिसकी अगर प्रॉपर्टी आपने सीज की है, मतलब जब्त की है, मान लो किसी आदमी की, ये ए आदमी है, तो इसकी आपने ट्रांसफ़र ही कर दी प्रॉपर्टी, बिल्कुल इसकी अब इसके पास ओनरशिप नहीं है, मतलब ये अब इसका मालिक नहीं है। अगर ए इंसान है, कोई पर्सन है, ये ए है, इसकी प्रॉपर्टी ले ली गवर्नमेंट ने, तो अब ये इसका मालिक नहीं रहा प्रॉपर्टी का। और सीजर का मतलब ये नहीं है उसकी प्रॉपर्टी का मालिक अभी यही है, बस गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये डिफरेंस बताया है। अब इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं ये एक्ट के बारे में थोड़ा। ये जो एक्ट है प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी एक्ट, इसके थ्रू 2017 में रूल्स बनाए, उसका नाम था पूरा प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017। और कौन से एक्ट के थ्रू, ये एक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये आपको रट्टे मार लेना, बिल्कुल याद कर लेना ये एक्ट, क्योंकि ये आपके मेंस के एग्ज़ाम में लिखने के भी काम आ सकता है। जैसे मान लो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो, मेंशन करते सकते हो इस एक्ट को, आपको एज मिलेगी इससे। अब ये रूल्स के थ्रू क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है ना जी, वो इस जो रूल्स हैं 2017 के, उसके थ्रू क्या है जुर्माना लगा सकता है। फोरफिएट का मतलब है जी जुर्माना लगाना। जो भी कैटल ओनर है, जो भी मतलब कैटल का मतलब है जी पशु, जो भी पशु वगैरह के किसी इंसान ने पर्सन ने पाले हुए हैं और उसको जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने, तो उस पर क्या है जुर्माना लगा सकता है इस एक्ट के थ्रू और इसके रूल्स के थ्रू जो रूल्स बनाए हैं। फिर क्या है जो एनिमल्स जब्त किए हैं, सीजर किए हैं, सीज किए हैं, जिनका कन्फिस्केशन किया है जो एनिमल्स का, पशुओं का, तो उनको कहाँ पे भेजा जा सकता है, या तो इन्फर्मरीज़ में या फिर एनिमल शेल्टर्स में। ये क्या होते हैं, इन्फर्मरीज़ होते हैं जी, जहाँ पे पशुओं का रख रखाव किया जाता है। एक तरह से आप एनिमल्स के हॉस्पिटल बोल सकते हो, पशुओं के अस्पताल, या फिर एनिमल शेल्टर हाउस में, जहाँ पे वो भी यही है कि पशुओं को रख रखाव के लिए। और क्या है अथॉरिटीज़ जो एनिमल्स हैं उनको अडॉप्शन के लिए दे सकती हैं। अडॉप्शन के लिए गोद लेना, मतलब जैसे अब बच्चों को गोद लेते हैं ना, ऐसे ही पशुओं को भी अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ लोग। फिर क्या है उनके रख रखाव के लिए पैसे वगैरह भेजते रहते हैं कि उनके भाई इसकी दवाई के लिए, बीमार है या फिर उसके खाने के लिए, फूड के लिए, चारे के लिए, तो पशुओं के लिए पैसे देते रहते हैं। तो यही अडॉप्शन में होता है। ट्रेडर्स क्या बोल रहे हैं इस रूल्स की वजह से, जो व्यापारी हैं, जो पशुओं के व्यापारी हैं, वो बोल रहे हैं कि इस रूल से क्या है कि ये रूल फोर्सफुली क्या है उनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो, ये रूल है जो इनटू देयर, ये लॉ क्या है देखो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड। मतलब कि क्या है, ये जो लॉ है, रूल्स बनाए गए हैं, इससे क्या है, मान लो कोई पर्सन लेके जा रहा है किसी ट्रक में, किसी गाड़ी में एनिमल्स लेके जा रहा है, तो अभी ना आपने केसेस देखे होंगे ना, केसेस हो जाते हैं गौ रक्षा की वजह से, गाय की रक्षा की वजह से, कि गाय को ले जा रहा है काटने के लिए, तो बहुत सारे दंगे रियोट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन क्या है, ये इसका ये मतलब है, पर्सन क्या है अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं और आदमी को मार देते हैं जान से ही। मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपने मॉब लिंचिंग का, भीड़ के द्वारा की गई हत्या केस सुने होंगे। तो एक तरह से ये क्या है, कॉम्युनल पोलराइजेशन को सोसाइटी में प्रमोट करता है, मतलब कि कम्युनिटी के बेस पे दंगे प्रसाद होते हैं, हिंसा होती है। अब इसके लिए वे हेड क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके लिए, इसके लिए यही है कि आपका जो एक्ट है ये, इसके लिए यही बोला गया है कि अगर ये इफ़ेक्टिवली
और इमीडिएटली अगर रोका नहीं गया इस डिज़ास्टर को, तो इसके क्या है कि बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसके जो ये रूल्स हैं, इन पर रोक लगाना ज़रूरी है। आगे इसके बारे में डिटेल दी गई है, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सारी डिटेल वही डिटेल लिखी हुई है। ये किस लिए बनाया गया था, ताकि जो एनिमल्स है, पशु हैं, उनकी सफरिंग वगैरह, जो अननेसेसरी पेंस होता है, मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग पशुओं को मारते पीटते हैं या फिर काटते हैं, उनसे बचाया जा सके, एनिमल्स को प्रिजर्व किया जा सके। दूसरा क्या है, ये जो इसके थ्रू एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया 1962 में। इसी एक्ट के थ्रू, 1960 का जो ये एक्ट है, इसके थ्रू ही इसके अंदर बनाया गया एक बोर्ड। इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होती है ना, पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंदर जो सेक्रेटरी होते हैं, इस मंत्रालय के अंडर जो बिलो काम करते हैं सेक्रेटरी, वो इसके चेयरमैन होते हैं। मान लो आप आईएएस बनोगे और फिर सेक्रेटरी लेवल पे जाओगे, तो आप ये इसके बन सकते हो सेक्रेटरी, मतलब चेयरमैन। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट में ये भी दे सकता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ के इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर है वो होते हैं क्या, नहीं वो नहीं होते, उसके अंडर जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं। अब ये में उसमें फिर आगे यही दिया हुआ है कि जो क्रूएल्टी होती है, सफरिंग होती है एनिमल्स के खिलाफ, उसको रोकने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिया एट यूएन हाई टेबल। अब ये न्यूज़ में क्यों है आपको पता होगा। इंडिया 8वीं बार यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। नॉन परमानेंट, अस्थायी मेंबर बना है, सदस्य बना है। किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये याद रखना आपको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं हिंदी में यूएनएससी को इसका। और नॉन परमानेंट का जो कार्यकाल होता है 2 ईयर का होता है, 2 ईयर्स। आपको पता होगा यूएन का, यूनाइटेड नेशन कब बना था, 1945 में बना था, ताकि वर्ल्ड वाइड पीस, शांति एस्टेब्लिश की जा सके। और जो ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुए ना, आगे कोई वर्ल्ड वार 3 ना हो, ऐसा इसलिए यूएन को बनाया गया था 1945 में। और इसके 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन, जिनमें से एक है आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और बहुत सारी एजेंसियां हैं इसकी। और जो ये एक ऑर्गन है ये यूएनएससी, इसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से होते हैं, एक को तो आपका है यूएस, एक आपका हो गया चाइना और रसिया, एक हो गया आपका ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जी। और नॉन परमानेंट क्या है, 10 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर, 10 पर नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर क्या है कि सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए। फिर हर 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है इनका, फिर चूज होते हैं। तो ये 10 मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उनमें से ही अभी इंडिया बना है 1 मेंबर, समझ गए। तो ये 2 साल के लिए होता है। और इससे पहले 7 बार बन चुका है इंडिया, अब 8वीं बार बना है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंडिया हैज़ सर्व्ड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स प्रीवियसली, मतलब पहले 7 टाइम, 7 बार बन चुका है, अब 8वीं बार बना है। 2021 से 2023 तक मेंबर रहेगा, नॉन परमानेंट मेंबर। जब 1950 से 51 में इंडिया मेंबर रहा था, जब मेंबर बना था, तो उस टाइम पे कोरियन वार चल रहा था। तो कोरियन वार के लिए, विराम के लिए, विसेशन का मतलब है जी यहाँ पे विराम या ठहराव के लिए रिजोल्यूशन क्या है, पास हुआ था एक। उसमें इंडिया ने प्रिसाइड किया था, मतलब हेड किया था उस मीटिंग को, जिस मीटिंग में कोरियन वार को रोकने के लिए रिजोल्यूशन लाया गया था यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद क्या है, 1972 से 73 में बांग्लादेश को अलग कंट्री बनाने के लिए रिजोल्यूशन लाया था, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। जब आपको पता होगा 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए, उस टाइम की बात हो रही है। 1977 से 78 में क्या हुआ था, अफ्रीका में जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी ना, उसको इंडिया ने स्ट्रांगली क्या है उसका, मतलब उसको अपोज किया था, विरोध किया था उसका, अगेंस्ट में इंडिया ने। ये अपार्थाइड की पॉलिसी क्या होती है, ये इसे बोलते हैं हिंदी में रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति क्या होती है, ये अपार्थाइड ये होता है जी, जब रंग के आधार पे, कलर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए, जैसे गोरे और काले के बीच में किया जाता है ना, जो कि भाई ये काला है ये गोरा है,
तो अंग्रेज़ लोग करते थे। अंग्रेज़ लोग क्या, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, दो कैटेगरी में लोगों को बांटते थे अफ्रीका में। ये वाइट पीपल क्या है, सुपीरियर है वाइट पीपल, और जो ब्लैक पीपल हैं ये इनसे लोअर लोअर पीपल हैं, समझे, इनके सबऑर्डिनेट हैं एक तरह से। तो ये होती है आपकी अपार्थाइड पॉलिसी। इसके अगेंस्ट मीडिया ने आवाज़ उठाई थी। और इसके बाद जो मिडल ईस्ट है आपकी, जो जैसे ये है ना कंट्री, सऊदी अरबिया, इसराइल वगैरह, यहाँ पे पैलेस्तीन और लेबनान के इश्यू को लेके भी इंडिया ने सपोर्ट किया था 1984 में, 85 में। 2011-12 में इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्स थी यूएन की, काउंटर टेररिज्म के लिए, मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए, तो उसमें भी इंडिया ने अब सपोर्ट किया था। उसके बाद एक कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका नाम है यूएनएससी 1373, मतलब 1373 कमेटी का नाम ही है 1373। इसकी कमेटी किस लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए। तो इसको भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो ये कुछ डिटेल लिखी हुई है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बताने के लिए, ओवर व्यू लेने के लिए। लेकिन इंडिया अब जो मेंबर बना है, और पहले से ही इंडिया क्या है, यूएन में रिफॉर्म की बात करता है। यूएन में रिफॉर्म मतलब सुधार हो, क्या सुधार, के यूएन के जो मेंबर बने थे 1945 में 5 परमानेंट मेंबर, इनको बढ़ाया जाए और भी देशों को इंक्लूड किया जाए परमानेंट मेंबर में। सिर्फ यही देश ना रहे, और इंडिया अपनी भी डिमांड करता है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यही दिया हुआ है, देखो यहाँ में नॉन परमानेंट कैटेगरी में जब रहा है कि वो परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, किस बेस पे होना चाहिए, क्या आधार देता है कि इंडिया को क्यों देनी चाहिए मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप यूएन में। वो ये पक्ष रखता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कि लगभग 18% इंडिया की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। और इसका टेरिटोरियल साइज़, मतलब जो जोग्राफिकल साइज़ है इंडिया का, वो भी बहुत ज़्यादा है। जीडीपी भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। दूसरा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। सिविलाइजेशन लेगेसी है, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है। और कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे देश में विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है कल्चरल की, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हमारे जो पास्ट से अब तक का रिकॉर्ड है कि यूएन में सबसे ज़्यादा, लगभग हमने यूएन पीस कीपिंग के लिए जो फोर्स भेजते हैं ना, यूनाइटेड नेशन में सैनिक भेजता है इंडिया, फोर्स, आर्मी, तो वो भी हम कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमेशा पीस, शांति के लिए इंडिया जाना जाता है, अग्रेसिव नहीं रहा कभी भी। तो ये क्या है, पक्ष रखता है इंडिया कि यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं हमने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी हमारी पीएम किसान। पीएम किसान बहुत पहले लॉन्च की गई थी। यह भी न्यूज़ में क्यों थी, ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो किसान है ना, फार्मर्स, कम से कम क्या है 1364, मतलब 1364 करोड़ रुपए ना रॉन्ग बेनिफिशियरी को दिए गए, मतलब गलत आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए रुपए। तो इसलिए न्यूज़ में है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या है पीएम की, पीएम किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। ये याद रखना है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है कि जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी और फंड भी दोनों कौन करेगा, सेंटर। इम्प्लीमेंटेशन भी और फंड भी, मतलब इनको लागू भी और इन पे पैसा भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और एक होती है जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये कौन सी होती है, इनमें फंड क्या दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों। और इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट भी दोनों करते हैं, सेंटर और स्टेट, मतलब लागू भी दोनों करते हैं और क्या आपका पैसे भी दोनों देते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। और सेंट्रली सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब इसमें होता क्या है पीएम किसान स्कीम में, इसमें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसान को। 2,000 की किस्त में दिए जाते हैं जी, 2,000 4 महीने में, हर 4 महीने में 2,000 उनके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। और आइडेंटिफाई कौन करता है बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई मतलब कि पता कौन लगाता है कि इस किसान को पैसे देने हैं, क्योंकि सारे किसान इंक्लूड नहीं है। तो कौन कौन से किसान को दिया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट है जो वही डिसाइड करती हैं कि किस किस को देना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजती है। इसका टारगेट मैंने बता ही दिया है, किसान जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा देना, इनकम सपोर्ट देना, पैसे देना। पहले जब स्टार्ट की गई थी तो ये जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन थी ना, सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी,
उनको ही सिर्फ ये पैसे 2-2 हज़ार 4 महीने में भेजे गए और 6,000 रुपये 6,000 रुपये हर साल। लेकिन 1/6 मतलब ये 1 जून को 1/6/2019 से 1 जून 2019 से ये क्या है, सबके लिए दे दी गई। फार्मर जो भी किसान के पास जितनी भी ज़मीन है, ज़मीन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा अब। किसी मतलब कितनी भी लैंड होल्डिंग हो, कितनी भी फार्मर के पास भूमि हो, तो सभी किसान को दी जाएगी। लेकिन कुछ किसान इंक्लूड कर दिए गए, वो लैंड के आधार पे नहीं किए गए। लैंड कितनी भी हो ठीक है चलेगा, सबको दिए जाएंगे। लेकिन और क्राइटेरिया इंक्लूड किए गए कि जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या वो लॉयर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंट सीए हैं या अदर कोई प्रोफेशनल है या फिर जो इनकम टैक्स भर रहा है, ऐसे किसान को रुपए नहीं भेजे जाएंगे 6,000। तो ये बेनिफिशियरी नहीं है पीएम किसान के अंडर, ये याद रखना आपको। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंट प्रोफेशनल्स, समझे। या फिर जो 10,000 की कम से कम वो ले रहा है पेंशन हर हर महीने, तो उसको भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई एमटीएस या क्लास 4 या ग्रुप डी का कर्मचारी है, उसको उसको मिलेगा, चाहे वो पेंशन 10,000 से ज़्यादा भी ले रहा हो, उसको इसका लाभ मिलेगा पीएम किसान स्कीम का। समझ गए। अब ये याद रखना है कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि पीएम किसान स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बेनिफिशियरीज, मतलब सारे किसान को उपलब्ध है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि ये गलत हो जाएगा नहीं। जो लॉयर, अगर मान लो कोई डॉक्टर है वो खेती करते हैं, इंजीनियर भी है वो भी, उसके पास भी खेत है, लैंड है, वो भी खेती करता है, या लॉयर है कोई, तो इनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, बेनिफिशियरी ये नहीं होंगे। तो इसमें इतना ही था। अब इसके जैसे पीएम किसान चलाई गई है, ऐसी ऐसी स्कीम बहुत सारे स्टेट ने चलाई हैं। एमपी ने चलाई है, एक भावांतर भुगतान योजना चल रही है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में चल रही है ऋतु बंधन स्कीम नाम से, और उड़ीसा में चल रही है जी कालिया नाम की, कालिया, इसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो यही पीएम किसान के रिलेटेड न्यूज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान टू ट्रेन इन रसिया। क्या है कि गगनयान मिशन है जी इसरो का, ये भेजा जाएगा। 75th एनिवर्सरी आएगी जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस की, भारत का जो आज़ादी का 75वां दिवस मनाया जाएगा, उससे पहले लगभग 2022 से पहले लॉन्च किया जाएगा गगनयान, मतलब स्पेस में मिशन भेजा जाएगा, आसमान में इसरो भेजेगा। इसरो स्पेस एजेंसी आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, मिशन करती है, ये एजेंसी इंडिया की। तो ये भेजेगी मिशन 2022 से पहले। तो उसके लिए रसिया ट्रेन करेगा 2 फ्लाइट सर्जन को, 2 फ्लाइट सर्जन को ट्रेन करेगा, मतलब डॉक्टर को लगा लो, अब डॉक्टर को ट्रेन करेगा स्पेस में जाने के लिए। तो ये फ्लाइट सर्जन है, इंडियन एयरफोर्स के होंगे 2 डॉक्टर, उनको ट्रेन किया जाएगा, रसिया उनको ट्रेनिंग देगा स्पेस में जाने के लिए। 2 ये एस्ट्रोनॉट है जो हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब फ्लाइट जाएगी तो डॉक्टर भी तो साथ में जाएंगे ना, मान लो कोई बीमारी हो जाए तो उनको ट्रेन करेगा ये। अब ये है क्या गगनयान, गगनयान को इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी बोलते हैं, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम है, इसी के अंडर गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम या गगनयान दोनों बोल सकते हो आप, इसी के अंडर ये गगनयान है। इसरो भेजेगा गगनयान को, ये ह्यूमन स्पेस मिशन है, मतलब इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा कि पहली बार इंडिया स्पेस में, आसमान में किसी इंसान को भेजेगा, समझ रहे हो, ह्यूमन को भेजेगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया 2022 से पहले। नेक्स्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसके टारगेट लक्ष्य क्या है, यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल को कंट्री में इन्हेंसमेंट करना, मतलब बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, जो सेवरल इंस्टीट्यूट और एकेडमिया या इंडस्ट्रीज़ हैं, संस्थाएं हैं नेशनल लेवल पे, उनको इन्वॉल्व करना, उनको भी मतलब इसमें सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक जो ग्रोथ है, मतलब जो उन्नति है उसको बढ़ावा देना, इम्प्रूवमेंट करना उसमें। इंस्पायरिंग यूथ, जो यूथ हैं, यंग पीपल हैं, उनको इंस्पायर करना, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना, सोशल बेनिफिट के लिए, सामाजिक भलाई के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, मतलब जो इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकें, उसको भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या है, इसके रिलेवेंस क्या है गगनयान मिशन के या मैन्ड स्पेस मिशन के इंडिया के लिए, मतलब बेनिफिट क्या होंगे। बेनिफिट यही होंगे, देखो जब
मिशन जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, उद्योग को। कैसे? क्योंकि कम से कम 60%, नियरली 60% जो इक्विपमेंट है इस मिशन में जो यूज़ होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे या इंडस्ट्रीज से लिए जाएंगे, इंडियन प्राइवेट सेक्टर से। तो क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर से इक्विपमेंट लिए जाएंगे तो वो क्या प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ना। प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उन्हें क्या है, पर्सन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी कि वो प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकें। जब लोगों की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, सेकंड आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यही है, इससे रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा इससे क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी होगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी इंडिया में। नेक्स्ट क्या है, इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में भी क्या है, बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। कैसे? जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, तकनीक आएगी हमारे देश में, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सकेंगी, रिसर्च से डेवलपमेंट बढ़ेगा। यही है इसमें। ये क्या, मेंस के आंसर में आपको ये पॉइंट एज इट इज़ लिखने के काम आ सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। और क्या है, मोटिवेशन मिलेगा यूथ को, वही है जो इसके ऊपर दिए गए थे। और क्या है इसके मतलब क्या बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव होंगे इसके, यही रिलेवेंस है, लगभग सेम सेम। मोटिवेशन। दूसरा प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब है जी इंडिया 4th कंट्री होगा ऐसा पूरे वर्ल्ड में स्पेस में मिशन भेजने वाला। जो कोई ह्यूमन को, आदमी को स्पेस में भेज रहा है, ऐसा 4था कंट्री होगा इंडिया। तो इसका प्रेस्टीज बढ़ेगी इंडिया की, मतलब उसकी शान और शौकत के पूरे वर्ल्ड में नाम होगा ना कि भाई 4th कंट्री है इंडिया में, इंडिया 4th कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। बस यही है जी इसके रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूआपा। यूआपा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये कब बना था, 1967 में, 1967 में, 1967 में। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी इस एक्ट के थ्रू ना वाहिद पारा, ये एक लीडर है जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके नेता हैं वाहिद पारा। इनको इस एक्ट के थ्रू अभी क्या है, इसके थ्रू इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है ये एक्ट। और ये एक्ट न्यूज़ सालों साल लगभग न्यूज़ में ही रहता है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़रूर रहती है, तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं हम। ये 1967 में पास किया गया था ये एक्ट इंडिया में। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी, जो अवैध एक्टिविटी हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे देश में, उनको क्या है रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट क्या है, इसमें आपका क्या है, डेथ पेनल्टी, मतलब मृत्यु की सज़ा भी सुनाई जा सकती है इस एक्ट के थ्रू। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ मतलब जीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई जा सकती है इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में प्रावधान है इस कानून में। और इस एक्ट के थ्रू इंडियन हो या फॉरेनर हो, नेशनल मतलब विदेशी हो या भारतीय हो, सबको इस एक्ट के थ्रू केस दर्ज किया जा सकता है सबके ऊपर, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। और क्या है, जो ऑफेंडर होते हैं, मान लो अगर उन्हें इंडिया में कोई क्राइम किया है या फिर बाहर किया है फॉरेन में, तब भी वो इस एक्ट के थ्रू दर्ज किया जा सकता है। मान लो कोई इंडियन पीपल है, उसने या तो इंडिया में किया है, ठीक है, या फिर आपके फॉरेन लैंड पे किया है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से बाहर किया है, विदेशी भूमि पे, तब भी केस दर्ज किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं, मतलब जो जांच करती हैं, जो भी एजेंसी होती है, जैसे मान लो पुलिस कर रही है या एनआईए कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस एजेंसी, तो ये क्या है, इनके पास 180 डेज़ होते हैं मैक्सिमम चार्जशीट दाखिल करने के। और चार्जशीट दाखिल करने के जब 180 दिन होते हैं इनके पास, अरेस्ट करने के बाद, मान लो आज पर्सन है ये अरेस्ट किया, उसके 180 दिन तक चार्जशीट ये कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और ये जो 180 दिन है इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब ये चार्जशीट है क्या, चार्जशीट है जी, इसका मतलब होता है, मान लो किसी इंसान को पुलिस ने या किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद क्या है, अरेस्ट किया मान लो आज, तो इसके 180 दिन तक ये क्या जांच कर सकती है कि इसने हाँ क्राइम सच में किया है नहीं किया। अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर करने के 180 डेज़ तक, 180 दिन तक क्या है जांच करेगी। और जांच के बाद फिर क्या है, केस कोर्ट में भेजा जाता है, पुलिस भेजती है या कोई भी एजेंसी, मान लो एनआईए कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, या सीबीआई कोई भी है, तो इसके 180 दिन बाद इस एक्ट के थ्रू क्या है, मान लो एनआईए जांच कर रही है, तो 180 दिन तक जांच कर सकती है उस पर्सन पे जो भी गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है,
और 180 दिन तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी कि कोर्ट को बताएगी हाँ जी इस पे जो क्राइम लगे हैं हमने जांच किया सही है, और फिर कोर्ट में केस दर्ज हो जाएगा, फिर इसका केस कोर्ट में चलेगा, कोर्ट सज़ा सुनाएगी फिर उसे। समझे, ये मतलब होता है। एफआईआर तो जब भी दर्ज हो जाती है, मान लो एफआईआर दर्ज हो गई वो एजेंसी के पास, फिर लेकिन कोर्ट में जब जाता है तो उसे बोलते हैं चार्जशीट दाखिल होना। तो 180 दिन होते हैं इसमें चार्जशीट दाखिल करने के। अब ये जो 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, सुधार इस एक्ट में, 1967 का एक्ट है ना जो यूआपा, 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या अमेंडमेंट, कि इसको अधिकार दिया गया है इस एक्ट के थ्रू कि जो डायरेक्टर जनरल है ना निया का, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, ये क्या है, इसका डायरेक्टर अप्रूव कर सकता है क्या, कि जो प्रॉपर्टी है, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, जब्त कर लिया जाए। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जब्त कर सकती है इसकी प्रॉपर्टी को, और डायरेक्टर जनरल है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वो अप्रूव कर सकता है, अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट क्या गया है इसमें अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि इस एक्ट के थ्रू कि इंस्पेक्टर या उससे अबव लेवल का ही अधिकारी जांच कर सकता है। मतलब या तो इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर डीएसपी एसीपी, इससे ऊपर ही होना चाहिए। इंस्पेक्टर से नीचे कोई पर्सन इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अगर टेररिज्म का केस है, आतंकवाद से रिलेटेड केस है ना, तो यूआपा के अंदर आतंकवाद से रिलेटेड केस को सिर्फ इंस्पेक्टर या उससे ऊपर लेवल का ही अधिकारी जांच करेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न है जी, अभी इसलिए कंट्रोवर्सी में था ये एक्ट क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी है, उसको भी टेररिस्ट आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, किसी भी एक पर्सन को भी। पहले क्या होता था इस एक्ट के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को, पूरी संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करते थे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। किसी एक आदमी को नहीं किया जा सकता था, किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता था इसके थ्रू। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को, एक पर्सन को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जूको वैली। ये मैंने पहले भी बताया था कहाँ पे ये मणिपुर नागालैंड बॉर्डर है, वहाँ पे वैली है। और वैली क्या होती है, घाटी बोलते हैं। मान लो दो माउंटेन है, उनके बीच का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं वैली, घाटी, घाटी या वैली। हिंदी में घाटी, इंग्लिश में वैली। तो इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गई थी, जंगलों में आग लग गई थी, इसलिए न्यूज़ में था। बता दिया मैंने, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे ये बीच में है जूको वैली। अभी क्या है कि वहाँ के जो आग है, फॉरेस्ट फायर जो आग लगी थी, फायर लगी थी, वो शांत हो गई है, इसलिए न्यूज़ में था। और यहाँ से एशियन हाईवे 1 भी निकलता है और नेशनल हाईवे 2 NH2 पास होता है यहाँ से, जहाँ पे जूको वैली है। और ये फेमस जूको लिली के लिए फेमस है, ये भी याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है, PIDF स्कीम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये क्या है, ये RBI ने अनाउंस किया है इस स्कीम को। किस लिए अनाउंस किया है, इसका मेन मकसद एक ही है जी, जो Tier 3 और Tier 6 सिटीज़ होती है ना, Tier 3 6 और Tier 6 सिटीज़, ये पॉपुलेशन के बेस पे ना डिसाइड करती है गवर्नमेंट। ये कैटेगराइज करती है कि पॉपुलेशन के आधार पर Tier 1 सिटी है, Tier 2 है, Tier 3 4 5 6 सिटीज़ है। तो जो ये Tier 3 Tier 6 सिटीज़ हैं, मतलब ऐसे दूर दराजी इलाके होते हैं जो रिमोट एरियाज़ या पहाड़ी इलाके, हिली एरियाज़। तो ऐसे एरियाज़ में क्या है, RBI ने कहा है कि वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे बैंक खोले जाएं। तो इस चीज़ को, बैंक खोलने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई है RBI ने, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसमें क्या करेगा, इसमें क्या है कि जो भी बैंक वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बैंक नहीं है, ऐसे हिली एरिया में, पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में, आदिवासियों के इलाके में, तो ये क्या है, उसे प्रमोट करेगी उस बैंक को RBI। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था BP कानून को। इन्होंने चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे इन्होंने ही। क्या है, ये एडवाइजरी काउंसिल थी, कमेटी बोल रहे हैं, काउंसिल बोल रहा हूँ, एक एडवाइजरी काउंसिल थी। BP कानून को चेयरमैन थे इस काउंसिल के। ये डिप्टी गवर्नर है RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, सेंट्रल बैंक है, उसमें डिप्टी गवर्नर है BP कानून को। तो इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल को चेयरमैन थे, इसके चेयरमैनशिप की थी इन्होंने। तो इन्होंने ही इसको एडवाइस किया था इस स्कीम को लागू करने के लिए। ये याद करना, BP कानून को उन्होंने इसकी एडवाइस दी थी, सलाह दी थी ऐसी स्कीम को चलाने के लिए। ये स्कीम जनवरी 1 2021 से अगले 2 साल तक लागू रहेगी। और ये इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि क्या दिया जाएगा, जो बैंक
ब्रांच खोलेंगे रिमोट एरियाज़ में, उनके लिए है, उनको फंड प्रोवाइड करेगी। और आरबीआई को इसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, आरबीआई का सहायता कर रहे हैं। बस इतना ही था इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे मतलब विश्व हिंदी दिवस, हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, बढ़ावा दे सकें अब्रॉड में, विदेश में, अब्रॉड मतलब विदेश में, फॉरेन में हिंदी लैंग्वेज का बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और ये 2006 से मनाया जा रहा है, 2006 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहला जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे, वो नागपुर में हुआ था 2006 में। और तब से ही हर साल 10 जनवरी को हिंदी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। तो आज की न्यूज़ इतनी थी 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे हर साल मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो आप? बोलो यस। यस तो चलते हैं अभी। ये आ गए जी क्वेश्चन। क्वेश्चन होंगे हमारे आज के करंट अफेयर, कुछ पिछले या कुछ स्टैटिक पोर्शन मिला के होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जी जो करंट अफेयर में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो टेस्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप वो टॉपिक भी कवर कर लो। और मेरा दावा है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ना करंट अफेयर इतना मिलेगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं पे भी इतना करंट अफेयर नहीं मिलेगा। आपको जो भी किसी प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा ही आगे रहोगे आप। अगर मान लो आप 70 क्वेश्चन मान लो कोई अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो आप 75 कर पाओगे, 80 कर पाओगे करंट अफेयर पे बेस्ड, समझे? तो आप इस बात की चिंता मत करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान से रिलेटेड ना न्यूज़ दी गई है, ये मैंने अपने करंट अफेयर में पहले भी कराया है, आपको आज नहीं कराया। तो इससे क्या स्टेटमेंट दी गई हैं, ये स्टेटमेंट दी गई हैं कुछ, तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, द ईस्ट एशिया समिट इन्वॉल्व्स ऑल द आसियान मेंबर। एक ईस्ट एशिया समिट होता है जी, क्या ये सारे आसियान मेंबर इसका पार्ट हैं? पहली स्टेटमेंट बोल रही है। सेकंड क्या बोल रही है, इट हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मतलब जो आसियान है, आसियान क्या वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस है उसके पास? ऑब्जर्वर मेंबर है यूएनजीए का। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है द आसियान वे रेफर्स टू ए मल्टी मॉडल ट्रेड कॉरिडोर डेवलप्ड बाय आसियान अलोंग द ओल्ड सिल्क रोड। ये कह रहा है कि एक मल्टी मॉडल ट्रेड कॉरिडोर है, मतलब एक ट्रेड कॉरिडोर का मतलब है जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए एक कॉरिडोर बना देते हैं, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आसियान वे है जो, ये क्या आसियान देशों ने जो पुराना सिल्क रूट था, ओल्ड सिल्क रूट, उसके अलोंग मतलब उसके साथ ही डेवलप किया है क्या आसियान वे। तो ये बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट, ये थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। अब देखो जी, करेक्ट बताओ आप, आपके ऑप्शन क्या हैं? 1 2 1 ओनली, 2 3 1 3, बताओ जी। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईस्ट एशिया समिट के ये आसियान के सारे मेंबर हैं, और आसियान के मेंबर हैं 10 मेंबर हैं आसियान में, पता होगा आपको 10 मेंबर आसियान में। और बाकी के 8 मेंबर और हैं ईस्ट एशिया समिट में। ईस्ट एशिया समिट है जो, उसमें 8 मेंबर और आते हैं, तो टोटल 18 मेंबर हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, यूएनजीए जो ऑब्जर्वर स्टेटस है यूएनजीए में आसियान का। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये आसियान वे है जो अलोंग द ओल्ड सिल्क रूट के साथ डेवलपमेंट नहीं किया आसियान ने, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा 1 और 2 ए आंसर सही हो जाएगा। अब ये ईस्ट एशिया समिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ईस्ट एशिया समिट, इसमें ना 10 मेंबर तो आसियान के हैं, प्लस 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन से हैं? ये 10 मेंबर मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है ये। साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ का मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार हुआ, कंबोडिया हुआ, आपका वियतनाम, लाओस, ये सारी कंट्रीज़ है, 10 कंट्री। और 8 कंट्रीज़ कौन सी आती हैं ईस्ट एशिया समिट में?
10 कंट्री तो आसियान की, और 8 कंट्री कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? एक तो जापान हो गया, एक हो गया आपका साउथ कोरिया, 2 ये कंट्री होगी, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया, एक इंडिया और चाइना हो गया, ये 6 हो गए, एक रसिया हो गया और यूएस। ये 8 कंट्रीज़ हैं, आसियान प्लस 8 कंट्रीज़, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर उड़ान स्कीम? जो उड़ान स्कीम है इनमें से कौन उत्तरदायी है, कौन उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, ये बताना है आपको। उड़ान स्कीम को नीति आयोग करता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? देखो जी, उड़ान स्कीम है जी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब जहाज़ से रिलेटेड है ना, जहाज़ एरोप्लेन, तो सिविल एविएशन की स्कीम होगी ये उड़ान। उड़ान स्कीम का नाम है जी उड़े देश का आम नागरिक। ये किस लिए चलाई गई थी? मतलब जो पुअर पीपल है वो भी जहाज़ में बैठ सकें, एरोप्लेन का सफ़र कर सकें। लगभग 2500 रुपये टिकट फिक्स की गई थी। हाँ, जो हाफ सीट होंगी, आधी सीट, उन पे अगर 1 घंटे की फ़्लाइट है तो 2500 रुपये से ज़्यादा, 2500 रुपीज़ से ज़्यादा उसकी पेमेंट नहीं रहेगी। मतलब उसका टिकट का चार्जेस 2500 से ज़्यादा नहीं रहेगा अगर 1 घंटे की फ़्लाइट है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, बताना आपको एक्सपेंडिचर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ट्रांसफ़र पेमेंट? जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट है जो, उसमें क्या क्या आता है ये बताना आपको। ट्रांसफ़र पेमेंट का कौन कौन सा पार्ट है? एक तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है जी, ये बोल रहा है पेमेंट्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयमेंट। वो पेमेंट जो गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को देती है, क्या वो ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है क्या? नेक्स्ट है जी, दी इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंट्रीज ऑन लोन्स टेकन। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने हमारी फॉरेन से, विदेश से लोन लिया है, कर्जा लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट ब्याज हर साल देता है गवर्नमेंट, क्या वो ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है क्या? थर्ड बोल रही है द पेमेंट्स विच आर मेड एज फाइनेंशियल एड इन ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट क्या है कि जो सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण प्रोग्राम के लिए देती है, वो पेमेंट क्या ट्रांसफ़र पेमेंट में आती है क्या? आपके ऑप्शन है, करेक्ट बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। 1 2 सही है, 1 3 3 ओनली या 2 3? बताओ जी। देखो जी, पहली बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनको ये ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आते, समझे? ट्रांसफ़र पेमेंट होती क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। जो इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज़ को, लोन लेती है जो, उस पर ब्याज देती है, वो भी नहीं आता ट्रांसफ़र पेमेंट में, आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में। अगर कोई गवर्नमेंट पैसा देती है वो आता है ट्रांसफ़र पेमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 3 सी आंसर हो जाएगा इसका, समझे? अब ट्रांसफ़र पेमेंट है वो क्या होती है, ये देखो जी, यहाँ पे मैंने दिया भी है आपके लिए। ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जो पेमेंट मतलब बिना किसी बदले के, गुड्स और सर्विस के दी जाए किसी इंसान को। अब जो एम्प्लॉयमेंट है, कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या है, वो तो जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, सरकारी जॉब। तो वो क्या है, वो तो अपनी जॉब के पैसे ले रहे हैं ना गवर्नमेंट से, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आएगी। और जो गवर्नमेंट क्या है, इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है, जो फॉरेन कंट्रीज़ को इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है, वो भी लोन पे दे रही है ना, लोन लिया तभी दे रही है। लेकिन अगर सोशल वेलफेयर के लिए मान लो गवर्नमेंट ने दे दी, मान लो सब्सिडी दे दी, सब्सिडी किसान को देती है, तो ये किसी बदले में थोड़ी ना दिए, अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। तो ये सारी पेमेंट जो आती हैं वो आती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट में, समझे आप? ये देखो, redistribution of income and wealth by means of the government making a payment without goods or services being received in return। मतलब गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ ना मिले, तब तब आपको उसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोला जाएगा। क्योंकि लोन लिया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए दे रही है, तो रिटर्न में लिया है ना, लोन लिया तब दे रही है इंटरेस्ट, तो ये सब चीज़ नहीं आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आपकी, ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। करेक्ट, फर्स्ट बोल रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन इंट्रोड्यूस एलियन जीन्स इन द सीड्स ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इवन एन एनिमल और सॉइल बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी तकनीकी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बोल रहा है क्या इस टेक्नोलॉजी के थ्रू
एनिमल पशु या सॉइल मृदा से मिट्टी से बैक्टीरिया लेके क्रॉप में सीड में बीज में इंक्लूड किया जा सकता है क्या? उसका जीन, मतलब मान लो किसी पशु से एनिमल से जीन लिया उसका जीन, या फिर किसी मिट्टी से लिया, मिट्टी के बैक्टीरिया से लिया, बैक्टीरिया से, तो उसका जीन क्रॉप सीड जो होता है फसल का बीज होता है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही। सेकंड बोल रही इन इंडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जियाक, ये कमेटी है जी गवर्नमेंट की, इज़ द अपेक्स बॉडी दैट अलाउज टू कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम का मतलब है जी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जो जीएम क्रॉप होती हैं फसल, इनको जो कमर्शियल यूज के लिए अलाउ करती है, परमिशन देती है, क्या वो अपेक्स बॉडी इंडिया की जियाक है क्या? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सेकंड बोल रही है अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप, ऐसी फसल जीएम क्रॉप जिनको अप्रूव नहीं किया गया, अनुमति नहीं मिली है, कैन बी ग्रोन फॉर प्राइवेट कंजप्शन बट नॉट फॉर कॉमर्शियल सेल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्ट। ये बोल रही है जी एक पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू जो जीएम क्रॉप को अनुमति नहीं मिली है उन्हें अपने प्राइवेट कंजप्शन के लिए उगाया जा सकता है, अपने खुद के खाने के लिए, लेकिन बेचने के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए, कॉमर्शियल सेल के लिए नहीं उगाया जा सकता, ग्रोन नहीं किया जा सकता। तो आपको करेक्ट बतानी है जी कौन सी है, बताओ जी आप। 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3। देखो जी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जिसको अप्रूवल मिला नहीं है, जिस क्रॉप को अनअप्रूव्ड क्रॉप है, जिसको अनुमति नहीं दिया, ना तो प्राइवेट कंजप्शन के लिए अपने खुद के खाने के लिए उगाई जा सकती है ना बेचने के लिए, ये गलत है। तो थर्ड हो जाता है, तो ये सी कटा डी कटा, अब ये रह गए। दूसरा बिल्कुल सही है, जो अप्रूवल देती है अपेक्स कमेटी, ये मतलब अलाउ करती है, ये जियाक है। जियाक क्या है, रिकमेंडेशन देती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को। जो ये जियाक है, जियाक कमेटी है, ये क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को क्या है अप्रूव देती है कि इसे जांच करके कि ये क्रॉप को अप्रूव किया जाए, और फाइनली अप्रूव करती कौन है, करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फाइनली अप्रूवल देती है। तो अपेक्स बॉडी जिया की है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। जो ये टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके द्वारा कोई भी जीन एनिमल से, सॉइल से, क्रॉप सीड में, बीज में इंक्लूड किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। तो 1 2 सही हो जाएगा जी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी हमारा लॉ कमीशन से रिलेटेड है। लॉ कमीशन से क्या है रिलेटेड, ये जी लॉ कमीशन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट दी गई है आपकी, ये बताना आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत, ये ध्यान देना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहा है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक, ये हाँ आएगा जी, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिया टाइम टू टाइम बनाती है। और द कमीशन इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। जो ये कमीशन है, आयोग है, लॉ कमीशन, ये हर 5 साल में बनाया जाता है। लॉ कमीशन सेल्स स्योमोटो अंडरटेक्स रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। ये कह रहा है जो लॉ कमीशन है वो स्यूमोटो एक्शन ले सकता है किसी रिसर्च में। स्यूमोटो का मतलब होता है जी ऑन इट्स ओन। जैसे मान लो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप किसी केस को ले ले, कोई दर्ज करने ना जाए, केस अपने आप ही ले ले, स्यूमोटो, तो उसी को बोलते हैं स्यूमोटो। लॉ कमीशन भी क्या है, अपने आप किसी रिसर्च में, लॉ के रिसर्च में स्यूमोटो अपने आप डिसीजन ले सकती है क्या? तो आपको इनकरेक्ट बताना है। देखो थर्ड तो बिल्कुल सही है, हाँ जी, स्यूमोटो ऑन इट्स ओन अपने आप ले सकती है लॉ में रिसर्च के लिए, लेकिन सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि 5 साल में नहीं, यह हर 3 ईयर में कंस्टिट्यूट किया जाता है, हर 3 साल में लॉ कमीशन बनाया जाता है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव, किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई है। ये ऐसी एग्जीक्यूटिव बना देते हैं, गवर्नमेंट ऐसी कंस्टिट्यूट कर देती है हर 3 साल में। तो इनकरेक्ट बतानी है हमें, 1 2 आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर हैज़ बीन सेटअप विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है किससे रिलेटेड करता है ये टर्म है जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर। ए में दिया गया है स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन ओवर रेगुलेटरी एंटिटीज़ इन द बैंकिंग सेक्टर। क्या ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है क्या, उसके सुपरविजन के लिए? बी बोल रहा है स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन ओवर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या उनको सुपरविजन को स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए है क्या? या सी स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन
ओवर ट्रेडिंग सेक्टर, व्यापार के जो सेक्टर हैं उनका सुपरविजन करने के लिए है क्या, या फिर आईएएस आईएफएस ऑफिसर हैं उनके सुपरविजन के लिए क्या। डी बोल रहा है स्ट्रेथनिंग सुपरविजन ओवर आईएएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स। बताओ जी, इसका सही आंसर है जी ए आंसर है इसका, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये मैंने करंट अफेयर में नहीं कराया, इसलिए क्वेश्चन ले लिया इसका। बस ये याद रखना, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से, बैंक के ऊपर सुपरविजन किया जा सके इसलिए है। ये आरबीआई ने शुरू की है, आरबीआई ने, ये याद रखना है। कॉलेज ऑफ सुपरविजन, कॉलेज ऑफ सुपरविजन आरबीआई ने स्टार्ट किया है। ये कॉलेज किसी कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, कॉलेज से, ये बैंकिंग सेक्टर का सुपरविजन किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट पे। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू विच हैज़ मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद द विच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एक टर्म है जी, न्यूज़ में थी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है ये बताना है आपको। वर्ल्ड बैंक से, डब्ल्यूटीओ से, आईएमएफ से या अंकटाड से। ये है जी इसका सही आंसर डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है ये, व्यापार के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं। तो इससे रिलेटेड है, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बनाती है ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, व्यापार को रेगुलेट करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ है जी हमारी, ये जी हमारी, एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द लोकसभा स्पीकर विच कैंपेन इज़ टू बी अंडरटेकन स्कूल एंड कॉलेजेस। अभी लोकसभा स्पीकर है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनाउंस किए एक कैंपेन, अभियान, जो स्कूल और कॉलेज में चलाया जाएगा। वो कौन सा अभियान है, कौन सा कैंपेन है, ये बताना आपको। नो योर एमएलए, नो योर एमपी, नो योर कॉन्स्टिट्यूंसी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अपने एमएलए को जानिए, विधायक को या एमपी को, सांसद को जानिए, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया जहाँ पे वोट करते हैं उसको जानिए, या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को जानिए। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है बताओ जी इनमें से। इसका सही आंसर है जी डी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान को, मतलब संविधान को जानिए, बच्चों को जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में ये कैंपेन चला गया अभियान। नेक्स्ट है जी हमारा और फाइनल क्वेश्चन आज का लास्ट। एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस बाय द यूजीसी क्या है जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब बना था, 1956 में बना था ये। इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, एक एक्ट बनाया गया था 1956 में। और ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है ना, उनको जो परमिशन खोलने की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको खोलनी है तो यूजीसी परमिशन देता है, उनकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसकी गाइडलाइंस के अनुसार द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैन ओपन हाउ मैनी फॉरेन कैंपसेस। मतलब कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम चलाई है ना गवर्नमेंट ने अभी, कि वो फॉरेन, मतलब विदेश में कितने कैंपस कॉलेज खोल सकती है, अपनी ब्रांच कितनी खोल सकती है, ये बताना आपको। टोटल कितनी ब्रांच खोल सकती है, 1357। ये मैंने कल की न्यूज़ में कराया था जी, आपकी याद करना आपको, कल या परसों की, यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे कराया था। इसका सही आंसर है जी 3। वो क्या है, 5 साल में 3 ब्रांच खोल सकता है, और 1 साल में 1 ही खोल सकता है सिर्फ, लेकिन 5 साल में, इन 5 ईयर 3 ब्रांच खोल सकता है वो विदेश में, फॉरेन में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, लेक्चर कैसा लगा, वो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और कुछ और सजेशन देना। कुछ टॉपिक आपको मान लो समझ में नहीं आता है, कोई भी रिलेटेड टॉपिक, जीएस का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं अब किसी लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा उसे, कि आपको किसी लेक्चर में, करंट अफेयर के लेक्चर में डिटेल में बता दिया जाए। तो आपको शेयर भी करना है जी लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं जी।